हे एवरीवन, वेलकम टू सोलो लेवलिंग सीजन 3। तो मेरी इस सीरीज के अंदर मैं करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग की मानवा को कवर। तो कैसा लगा वीडियो? बढ़िया ही लगा होगा। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमें सीजन 2 का रिकैप करना पड़ेगा। और मुझे पता है तुम लोगों को क्या याद होगा सीजन 2 में सालों पता नहीं ये वाला कहाँ से आ गया। तो सीजन 2 में हमने देखा कि जिन्हों ने डीमन कैसल क्लियर किया और सारे का सारा इस लड़की को दे दिया। फिर जेजू आइलैंड क्लियर किया और बेरू को अपना कुत्ता बना दिया। और हाँ, जेजू आइलैंड में थोड़ी सी सैड डेथ्स भी हो गई थी, ये सारी डेथ रही। फिर हमने देखा कि ये दो जने दिखे, एक ये नीला बुड्ढा और एक ये सांड। ये दोनों कौन है ये तो मैं अभी नहीं बताने वाला, लेकिन आगे ये हमें जरूर दिखेंगे, तो इन्हें याद रखना। और हमारे चेयरमैन की गांड फट रही थी कि कहीं जिन्हू दूसरे नेशन में ना चला जाए लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो। उसने बता दिया कि मैं तो अपना खुद का गिल्ड बनाने वाला हूँ। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ रिकैप हो चुका है। अभी अपनी मेन स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 111। तो वी कैन सी हियर कि हमें गेट जैसा कुछ तो दिख रहा है और उसमें से कुछ तो पर्पल लाइटिंग भी आ रही है। तो कोई तो ये बंदा है और वो शौक में, और वो बोल रहा है कि कौन हो तुम। और हमें कौन दिखता है? अपना सफेद बुड्ढा। जहाँ पर परेशानी हो समझ जाना भाई, यही उधर होगा। तो ये इधर कोई तो ब्रिलियंट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढ रहा था, लेकिन फिर से उसे वो इधर नहीं मिला। तो उसे उधर कोई तो आवाज आ रही थी, तो वो पीछे मुड़ के देखता है एंड वी सी एक और नया कैरेक्टर। सो इसका नाम है योगुमंट और ये अपने सफेद बुड्ढे का ही पार्टनर है। पार्टनर से मेरा मतलब है कि इसका दोस्त। तो ये इसको इन्फॉर्मेशन देना है ईस्ट के कोई लैंड की। तो ये इसको पूछता है कि तू उस जगह की बात कर रहा है जहाँ पर अपना शेडो मोनार्क है। और यस, ईस्ट के एक छोटे से लैंड से इनका मतलब है साउथ कोरिया। और वी ऑल नो कि उधर अपना जिन्वू रहता है। और साउथ कोरिया में कोई तो रूलर्स है जो कि लीजिया को फ्री करने वाले हैं। अब ये लीजिया कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर अपना सफेद बुड्ढा उससे पूछता है कि फिर शेडो मोनार्क का क्या होने वाला है। एंड पर्पल गाइस से कि जब तक अपना आर्किटेक्ट अपना अग्रीमेंट रखता है तब तक हमें शेडो मोनार्क की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये आर्किटेक्ट कौन है। सो ये हमें आगे दिखने वाला है और उसका अग्रीमेंट क्या था ये सब भी हम आगे जानेंगे। और ये पर्पल बंदा उसे बोलता है द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी उधर है। और अब ये कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तभी इतने में तो कोई तो उधर आ रहा है और वो इनसे आके पूछता है कि क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। तभी सफेद बुड्ढा बोलता है कि अरे ये तो फिर से हमारे रास्ते में आ गया। और वो बोलते हैं कि अगर साउथ कोरिया की बात भी हम कर रहे हैं तो तुझसे क्या मतलब। एंड हमें पता लगता है कि ये बुड्ढा फ्रोस्ट मोनार्क है। तभी वो बंदा इन पे हमला करता है, बट वो अपनी पावर से इसको रोक देते हैं इजीली और चले जाते हैं। सो वी ऑल नो कि अब साउथ कोरिया में कुछ होने तो वाला है। और ये आर्किटेक्ट कौन है और ये लीजिया और ये रूलर्स कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तो अभी हमारा सीन आता है रेड गेट के ऊपर, जहाँ पर हमारा जिन्वू अकेला गया था। और ये है इस गेट का मेन बीस्ट। उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी आर्मी भी हमें दिख रही है। और वो जिन्वू को बता रहा था कि तेरे जैसा छोटा सा आदमी यहाँ तक पहुँच गए बहुत बड़ी बात है, लेकिन तेरा सफर यहीं तक का था। लेकिन इसको नहीं पता था कि इस आदमी के सामने तेरा पूरा जंगल बिक जाएगा। और ये सुन के जिन्वू अपनी आर्मी को बुलाता है एंड बेरू उसका एक हाथ काट डालता है एंड एग्रिस उसका एक पैर काट डालता है। देन कम्स आवर टस्क, वो अपनी एबिलिटी से उसको जमीन में गाड़ देता है। एंड जिन्वू लास्ट में उससे आके बोलता है कि अगर तू मेरे सवालों का सही सही जवाब देगा तो मैं तेरे लिए इसे कम पेनफुल बनाऊंगा। और जिन्वू को ऐसे देख के तो किसी की भी गांड फट जाएगी भाई। बट इससे पहले कि जिन्वू से कुछ पूछे वो ऐसे ही मर जाता है। जिन्वू इज लाइक कि मैं तो इसके पास से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, ज़रूर सिस्टम ने कुछ किया होगा। एंड यस, डीमन कैसल में भी हमने ऐसा ही देखा था कि जिन्वू किसी के पास से भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पा रहा था, क्योंकि ये सिस्टम का कमाल है। और फिर वो की निकालता है जो उसे कर्स लूट बॉक्स में से मिली थी। पहले इसकी डिटेल्स हिडन थी, लेकिन अब शायद वो जान सकता है क्योंकि वो 100 लेवल का हो गया है। एंड ये की खोलेगी कार्टेनन टेम्पल को और उसकी लोकेशन इसे 417 घंटे के बाद मिलेगी। जिन्वू बोलता है कि कार्टेनन टेम्पल, अगर मैं कोशिश भी करूं फिर भी मैं उस जगह को नहीं भुला सकता। और वो कोई और जगह नहीं, वो अपना डबल डंजन है जहां से इस सब की शुरुआत हुई थी। और जिन्वू बोलता है अब मैं बदल गया हूँ, वहाँ पर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। सो नाउ स्टार्ट्स चैप्टर 112 और इसके साथ हमारा अजीन गिल्ड आर्क भी शुरू होता है।
और हम देखते हैं कि कोई तो माउस पे कुछ क्लिक कर रहा है और ये है हमारा जीन हो। और वो बोल रहा था कि मैं इन सालों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मेरे बड़े भैया को बुरा बोला है। तो जेजू आइलैंड के बाद बहुत सारे लोग कम्युनिटी बना के अपने सुंग जिनवू को ट्रोल कर रहे थे, तो ये उन सभी के ऊपर लीगल एक्शन ले रहा था। एंड तभी जिनवू आ जाता है और जिनवू से पूछता है कि तू बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्या कुछ हुआ है? तो वो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरी ऐसी हालत क्यों है? एंड वी ऑल नो कि वो अभी बस एक रेड गेट के अंदर से आ रहा है और जिनवू देता है उसे एक पूरा मैजिक कोर्स से भरा हुआ बैग। एंड जिनवू इज लाइक कि हमें गिल्ड बनाने के लिए पैसा चाहिए था तो ये ले। और जिनहो उसे पूछता है कि भाई ये तो बहुत कीमती कोर्स है, क्या तू एक हाई रैंक का गेट कंप्लीट करके आया है? और जिनहो बोलता है कि इससे तो हम हमारे एम्प्लॉयज को भी पैसा दे सकते हैं। तो भी जिनहो को याद आता है कि अच्छा हाँ, हमें तो 3 मेंबर चाहिए ना गिल्ड बनाने के लिए। देखो गिल्ड बनाने के लिए तुम्हें 3 मेंबर चाहिए, एक मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक मेंबर। तो अपना जिनहो अपना गिल्ड का मास्टर है और जिनहो अपने गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर, तो उन्हें अब एक मेंबर चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिनहो अब उसे बताता है कि उन्हें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करना है। और जिनहो भी हमारी तरह सोच में पड़ जाता है कि भाई इतना तो क्या अर्जेंट काम है, और वो है अपने गिल्ड का नाम। हाँ, वो काम नहीं किया तो भाई दुनिया खत्म होने वाली है। और जिनहो बोलता है कि भाई मुझे तो लगा था कोई इम्पोर्टेंट काम है। जिनहो इज लाइक हाँ भाई ये बहुत क्रूशियल इम्पोर्टेंट काम है। और जिनहो तो अपने भाई बहुत सारे नाम सोचने लग जाता है, वो गिल्ड और जिन जिन गिल्ड ऐसा कुछ। और भाई जिनहो ने क्या नाम सोचा, वो बोलता है सोलो प्ले। वो बोला कि हाँ मैं अकेले ही सारे गेट सोलो क्लियर करता हूँ, तो सोलो प्ले रख देते हैं। और जिनहो अपने मन में सोचने लगता है क्या ये एक जोक था, क्योंकि ऐसा नाम तो छोटा बच्चा भी भाई सोच सकता है। तभी तो दरवाजे पे कोई आता है और वो इससे पूछ रहा है कि क्या जिनहो अंदर है, और ये कहता है कि हाँ है तो सही, लेकिन और वो शौक हो जाता है और वो है अपनी हंटर चाइन, लेट्स गो। और हमारा दिमाग से पैदल जिनहो से कहता है हंटर चाइन तुम इधर क्यों आई हो? नहीं भाई उसे तू चाय पानी का पूछ सकता था, बैठने का कह सकता था, लेकिन नहीं। और वो कहती है कि मैं तेरा गिल्ड ज्वाइन करने आई हूँ। फिर जिनहो से पूछता है कि नाउ क्लेरिफाई, और वो बोलती है कि मैं तेरा गिल्ड ज्वाइन करने आई हूँ। फिर भाई जिनहो उस पर शक करने लगता है कि भाई इसको क्यों करना है अपना गिल्ड ज्वाइन। और वो पूछता है कि क्या चेयरमैन ने तुझे करने के लिए बोला है या हंटर चोई ने तुझे अपने गिल्ड में से निकाल दिया है? फिर वो कहता है कि भाई तू फिर सोलो प्ले में क्यों ज्वाइन करना चाहती है, और वो शौक हो जाती है कि सोलो प्ले। और जिनहो कहता है कि हाँ यही नाम मैंने और मेरे वाइस गिल्ड मास्टर ने सोचा है। फिर अपना जी हो भाई गुस्सा हो जाता है कि भाई मैंने कब तुझे हाँ किया था इस नाम के लिए। और जिनहो इसलिए कहा तूने कुछ बताया नहीं तो मुझे लगा तेरी हाँ है। और इससे पहले कि जिनहो कुछ बोले, जिनहो कहता है कि भाई चुप हो जा, मुझे सोचने दे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तभी भाई अपना जिनहो नोटिस करता है कि चाय इनकी भाई हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, लेकिन वो एक्ट कर रही है नॉर्मल रहने का। और वो सोचता है कि ये मेरे गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए इतना क्यों एक्ट कर रही है। और जिनहो उससे पूछता है कि तुम तो अभी 2 साल पहले ही हंटर बनी हो, तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट से इसका मतलब ये होगा कि हंटर्स एक टाइम लिमिट तक अपने गिल्ड को नहीं छोड़ सकते, अगर वो छोड़ेंगे तो उन्हें एक पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा। एंड वो उसके गिल्ड को इतनी हद तक ज्वाइन करना चाहती है कि वो पेनल्टी भी देने को तैयार है। फिर जिनहो उसे कहता है लेकिन तेरे जैसी बड़ी हंटर को पे करने के लिए हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। एंड शी इज लाइक कि मुझे साइनिंग का बोनस या कोई पैसा भी नहीं चाहिए। और जिनहो उसे पूछता है कि तू इतनी हद तक क्यों जा रही है हमारे जैसे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और वो अपने दिमाग में सोचती है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं, नहीं वो मुझे पागल कहेगा अगर मैंने उसे बता भी दिया तो। देन हंटर चा को याद आता है कि वो जिनहो से पहली बार कैसे मिली थी और उसके अंदर से गंदी स्मेल नहीं आ रही थी। और हम देखते हैं कि पास्ट में हंटर चा किसी से फोन में बात कर रही थी और जिनहो की इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी। और ये टाइम तब का है जब जिनहो ने ली मिन सुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगाड़ दी थी और उसका सेकंड टाइम रैंक चेक होने वाला था। तभी भी लोग जिनहो के लिए बुरा बोल रहे थे, लेकिन अपनी हंटर चा कह रही थी कि वो असलियत में बुरा इंसान नहीं है। और वो बोलती है कि जेजू आइलैंड की रेड थोड़े दिनों में होने वाली है, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। वो सोचती है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और मेरे पास इसका टाइम भी नहीं है, लेकिन वो उसे कहीं ना कहीं तो नोटिस कर ही लेती है। और वो बोलती है कि सिर्फ उसी की रोशनी दिख रही थी इस अंधेरी दुनिया में। मैं डरी हुई थी और नर्वस भी थी और मैंने तो सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को चेयरमैन के सामने पाती है। वो उससे पूछती है कि मैं किधर हूँ, और वो बोलता है कि तुम हंटर एसोसिएशन पे हो और तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और वो पूछती है कि क्या सुंग जिनवू आया था, और चेयरमैन बोलते हैं हाँ। और वो सोचती है कि ये एक सपना नहीं था, पर क्या
क्या होगा अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैं मौत को अवॉइड नहीं कर सकती और मुझे मरना ही पड़ेगा। फिर मेरी ऐसी इच्छा होगी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो मेरे अंत तक। और ये सब सोच के वो बहुत ज़ोर से ब्लश करने लगती है। और मेरी डबिंग कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। और सीन फिर से जिन्हों पर आता है और इतना सब होने के बाद भी अपना जिन्हों कहता है क्या कुछ ऐसा है कि ये मुझे बता नहीं सकती। और चाय इसके गिल्ड में ज्वाइन होने का कारण देती है कि मुझे शांति से जीना है, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है। फिर जिन्हों सोचता है कि इसकी बात तो सही है क्योंकि 22 या 23 साल की उम्र में एक ऐसे रैंक बनना इजी नहीं है और जेजू आइलैंड में ये बस मर ही गई थी। फिर जिन्हों कहता है कि मैं तेरी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे अगर हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना है तो एक एंट्रेंस की टेस्ट देनी पड़ेगी। फिर वो पूछती है कि ऐसा कुछ तो नोटिस में नहीं लिखा हुआ था। तो जिन्हों बताता है कि हमारे वाइस गिल्ड मास्टर से कोई तो भूल हो गई होगी। एंड वो जिन्हों को नीचे स्नैक्स लेने भेजता है। पहले टेस्ट और अब उसे नीचे भेजा भाई, कहीं वो टेस्ट ड्राइव तो नहीं लेने वाला उसकी। ऐसा कुछ होता तो नहीं है लेकिन देखने में जरूर मजा आता। और वो पूछती है कि अब कैसा टेस्ट होगा और वो बताता है कि तुझे मेरी एक शेडो को हराना पड़ेगा। और वो कहती है कि क्या तू मुझे इतना वीक समझता है, लेकिन उसको नहीं पता भाई इसकी शेडोज कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वो बोलता है कि हंटर जा तुम्हारे लिए मैं सबसे ताकतवर यूज करूंगा शेडो। एंड यहाँ पर हमारा यह चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 113 स्टार्ट्स। सो हम देखते हैं कि हंटर चा जिन्हों को पूछ रही है कि टेस्ट कब होने वाला है। तो जिन्हों कहता है कि टेस्ट अभी होगा और अगर लोकेशन की बात करें तो वो होगा हमारा हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम। तो जिम्नेशियम इधर से बहुत दूर है। तो जिन्हों सोचता है कि वो अपनी नई एबिलिटी शेडो एक्सचेंज को ट्राई मारेगा। तो हंटर चाहे इन दरवाजे से जा रही थी लेकिन जिन्हों ने उसे रोका और बोला कि हम उधर से नहीं जाने वाले। एंड जिन्हों अपनी स्किल यूज करने के लिए थोड़ा सा करीब आया उसके। एंड हंटर चाहे इन फिर से ब्लश करने लगी। एंड हम देखते हैं कि दे टेलीपोर्टेड टू जिम्नेशियम। एंड तभी अपना जिन्हों पीछे से स्नैक्स लेके आता है और वो बोल ही रहा था कि तुम दोनों कुछ स्नैक्स क्यों नहीं खा लेते। और तभी उसे सामने दिखता है एक ओर्क। जिन्हों और चाइन तो नहीं लेकिन ये ओर्क जरूर उसके स्नैक खा जाता है। और हमारी हंटर चा थोड़े से शौक में थी कि ये कैसे हो गया। और जिन्हों अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा था कि वो कैसे एक गेट की तरह वर्क करती है और वो चाइन के साथ इधर आया वो इसका प्रूफ है। तो बेसिकली उसके पैरों के नीचे एक गेट खुलता है और वो और अपनी शेडो दोनों अपनी लोकेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हंटर चाइन को याद आता है कि अरे वो अपना वेपन तो भूल ही गई। और सुंगजिन वो पूछता है कि क्या वो पिकेक्स, क्योंकि लास्ट टाइम वो जब मिले थे तब उसके पास एक पिकेक्स थी। और वो फिर से शर्मा के बोलती है नहीं नहीं वो मेरा वेपन नहीं है। और जिन्हों बोलता है कि मुझे पता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। एंड फिर वो स्टोरेज रूम के अंदर से एक स्वॉर्ड लेके आ जाती है। जिन्हों सोचता है कि उसकी हिम्मत और पावर देख के तो लगता है कि वो एक नॉर्मल शेडो के टुकड़े कर देगी। फिर वो बुलाता है इग्रिस को अपना सबसे लॉयल और सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन। हंटर चा पूछती है कि हम इसका विनर कैसे डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ये मैच टू डेथ तो नहीं ही होने वाला। एंड जिन्हों सेज तो ये मैच ऐसे एंड होगा कि या तो तुझे सरेंडर करना पड़ेगा या तो तुझे मेरी शेडो को बीट करना पड़ेगा। देखो जिन्हों ने कहा तो था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को यूज करेगा, लेकिन वो बेरू को यूज नहीं कर सकता क्योंकि बेरू ने उसे सिर्फ मार ही दिया था और वो उसके दिमाग पर असर भी कर सकता है। फिर जिन्हों को याद आता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता सोल्जर कौन सा वेपन यूज करता है। फिर वो हंटर चा को उधर देखने को बोलता है जैसे वो और इग्रिस मूतने वाले हो। एंड वो इग्रिस को अपनी थंडर वाली डीमन किंग की स्वॉर्ड दे देता है। एंड द फाइट बिगिंस। इग्रिस ने ऐसा अटैक किया कि नीचे की जमीन ही टूट गई, बट हंटर चा ने उसे आराम से डॉज कर लिया। फिर वो बोलता है कि चाप बहुत तेज है, अगर कोई नॉर्मल इंसान के सामने भी इग्रिस देख ले फिर भी वो मर जाएगा। आई डोंट नो कि ये तो ट्रू है कि नहीं। एंड हम देखते हैं कि इन दोनों की स्वॉर्ड बहुत जोर से टकराती है और हमारे चेयरमैन को ये सब अपनी ऑफिस में सेंस हो जाता है और वो जिम्नेशियम की तरफ देख के बोलते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है उधर। एंड वो सिक्योरिटी को बोल के जिम्नेशियम के कैमरे अपनी टीवी पे कनेक्ट करवाता है। और ये सीन तब का है जब जिन्हों और चाइन बस जिम्नेशियम में आए ही थे। मतलब तुम देख रहे हो भाई इस बुड्ढे ने वो दोनों सिर्फ आए तभी उसको सेंस कर लिया था। और तभी उसे याद आता है कि चाइन ने जिन्हों के बारे में पूछा था और वो सोचने लगता है कि भाई मुझे ये पहले याद क्यों नहीं आया। मतलब अपने जिन्हों से पहले इसको पता चल गया कि चाइन जिन्हों को पसंद करती है। और चेयरमैन सिक्योरिटी को बोलता है कि जिम्नेशियम के सारे कैमरे को बंद कर दो। तभी उसका पूरा ऑफिस हिलने लगता है और वो बोलता है कि आजकल के बच्चे।
मतलब उसे लगता है कि वो दोनों गुलू गुलू कर रहे हैं, और अगर करेंगे भी तो वो भाई जिम्नेशियम में हके क्यों करेंगे। और हम देखते हैं कि इग्रेस नीचे पड़ा हुआ है, मतलब कि चाइन ने इग्रेस को भी हरा दिया वे। और वो बोलती है कि क्या तुझे पक्का पता है ना कि ये तेरा सबसे ताकतवर सोल्जर है। तभी जिनू कहता है कि अगर मैं मेरे सबसे ताकतवर सोल्जर को बुलाऊंगा तो तुझे चोट लग सकती है। तो वो बोलती है कि उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी जेजू आइलैंड के बाद मुझे उससे बदला लेना था। जिनू बोलता है कि तुम्हें पता था मैं किसे बुलाने वाला हूँ। वो बोलती है मैंने उस राक्षस को सच में भी देखा है और फुटेज में भी देखा हुआ है। और वो बेरू को बुलाता है, और ये देख के अपनी हंटर चाबी थोड़ी सी नर्वस तो हो गई थी। जिनू कहता है मैं तुझे एक और बार पूछने वाला हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो अब हम हंटर चा और बेरू की फाइट को देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में बताओ, या तो सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, या तो मेरा वीडियो फीड में आ जाए। सो सायोनारा अमीगोस।